चलिए आज यूनिट 2 बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर 1 से रिजिड बॉडी पे बात करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिजिड बॉडी हमारे चारों तरफ है। ये जहाँ क्लासरूम में आप बैठे हैं वहाँ की दीवारें, आपका टेबल, आपका चेयर, ये सब के सब रिजिड बॉडी हैं। तो आवश्यक है कि हम रिजिड बॉडी के बारे में जानें। तो रिजिड बॉडी है क्या वास्तव में? तो ये जो दृढ़ पिंड वास्तव में वह पिंड है जिस पर बहुत अधिक बल लगाने से भी उसके आकार आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैं इसको रिजिड बॉडी बोलूं तो इस पे बहुत अधिक बल अगर मैं लगाऊं तो भी इसके आकार या आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आता। या ये भी कह सकते हैं कि इसके जो कण हैं, जैसे मैं आपको ये दिखाऊं कि इसके जो कण हैं, जैसे एक कण मान लेते हैं, ये दिख रहा होगा आप लोग को, एक कण ये है, तो इस पर अगर मैं बल लगाऊं तो इनके कणों में भी कोई विस्थापन नहीं आएगा। तो क्या कहेंगे? बाह्य बल आरोपित करने से पिंड के कणों के मध्य परस्पर विस्थापन उत्पन्न नहीं होता, वह दृढ़ पिंड है। बात समझ में आ गई होगी, शायद क्लियर हुई है कि रिजिड बॉडी क्या होते हैं। तो दृढ़ पिंड वह पिंड है जिस पर बहुत अधिक बल लगाने से भी उसके आकार आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, या बाह्य बल आरोपित करने से पिंड के कणों के मध्य परस्पर विस्थापन उत्पन्न नहीं होता, वह दृढ़ पिंड कहलाता है। और अगर हम लोग ये कहें कि बल लगाने से पिंड के आकार आकृति में परिवर्तन हो गया, जैसे ये परिवर्तन हो गया, ये क्या हो जाएंगे? विरूप्य पिंड होते हैं। या फिर कणों में जिसके विस्थापन आ जाएगा, जैसे वो रबर को ऐसे आप प्रेस करो तो उसके आकार आकृति में परिवर्तन हो जाता है, वो विरूप्य पिंड कहे जाते हैं। अब अगर आप दृढ़ पिंड पर बल लगाएंगे तो उसमें दो प्रकार के मोशन या दो प्रकार की गतियां होती हैं बल के प्रभाव से। पहले गति कौन सा हो सकता है? ये होता है लीनियर मोशन। कौन सा मोशन हुआ? लीनियर मोशन। और दूसरा इसी में आप लिखेंगे रोटेटरी मोशन। ये क्या है? लीनियर मोशन बाह्य बल के प्रभाव से दृढ़ पिंड के सभी कणों का विस्थापन तथा वेग समान होता है। सभी कणों का विस्थापन, जितना दूर ये कण चला उतना दूर ये भी कण चलेगा। तो क्या हुआ? जब बाह्य बल के प्रभाव से दृढ़ पिंड के सभी कणों का विस्थापन तथा वेग समान होता है तो पिंड की गति रेखीय गति कहलाता है। क्लियर है? दूसरा रोटेटरी मोशन, घूर्णनी गति। अब जब बाह्य बल के प्रभाव से दृढ़ पिंड अपने किसी अक्ष से होकर, अपने किसी कण के, ऐसा कर सकते हैं, जब बाह्य बल के प्रभाव से दृढ़ पिंड अपने किसी कण से होकर जाने वाले अक्ष के सापेक्ष क्या करने लगेगा? घूमने लगता है। ये देखिए, यहां से एक अक्ष निकला पूरा और यहां पे ये ऐसे घूमने लगेगा। ये घूर्णन गति है, और जिसके सापेक्ष ये घूम रहा है ये इसका घूर्णन अक्ष होगा। क्लियर है? अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आपका ये दृढ़ पिंड घूर्णी गति करता है तो इसके जो कण होते हैं वो कैसे गति करेंगे? देखिए ये कैसे गति कर रहा होगा? इसका कण वृत्तीय गति करता है, और इस वृत्त का केंद्र कहां होता है? इस घूर्णन अक्ष पे होगा। क्लियर है? क्लियर है? घूर्णन गति में घूर्णन अक्ष पिंड के किसी बिंदु से होकर गुजरता है और पिंड के कण वृत्तीय गति करते हैं जिसका केंद्र घूर्णन अक्ष पर होता है। जैसे
पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति वृत्ति गति है और पृथ्वी का अपने अक्ष पर गति घूर्णी गति है। ध्यान दीजिएगा दोनों को, ठीक है। तो वृत्ति गति में और घूर्णी गति में क्या अंतर दिख रहा होगा? क्या अंतर दिख रहा होगा? ये अक्ष का बाहर होता है, अंदर होता है, इस बॉडी से निकल के जाएगा, ठीक। अब हमारे पास ये दो गतियां हो गई, एक लीनियर मोशन है और दूसरा रोटेटरी मोशन है। तो जैसे मैं ये कहूं कि जो आपके साइकिल का व्हील है या बाइसिकल का जो पहिया है वो कैसे घूमता है? एक अक्ष के परितः घूम रहा है और साथ साथ एक दूरी भी तय कर रहा है। उसमें दोनों प्रकार की गतियां हो गई, ठीक। अब घूर्णी गति में क्या समझ में आया आपको कि ये जो दृढ़ पिंड होगा उसका प्रत्येक कण वृत्ति गति करता है और प्रत्येक वृत्ति गति का केंद्र कहां होता है? घूर्णन अक्ष पर होता है, ठीक। तो अब इसमें क्या होगा? इस पिंड को अगर मैं यहां से इस अक्ष के परितः ये पिंड रखा हुआ है, इसको अगर मैं घूर्णन करवाऊं तो देखिए पहले यहां था ये और ये थीटा एंगल का डिस्प्लेसमेंट आया, यहां कोणीय विस्थापन हो रहा है ना। तो कोणीय विस्थापन आएगा तो क्या आएगा? यहां कोणीय वेग। कोणीय वेग किसे कहेंगे? घूर्णन गति में पिंड के किसी कण द्वारा, ये देखिए यहां पे एक एक्सिस मान लो आप, ये वाला एक्सिस है, तो अगर ये घूर्णन गति करेगा तो ये वाला कण A कहां पहुंच जाएगा? A डैश में, और P कहां पहुंच जाएगा? P डैश पे। ये देखिए विस्थापन आया इस पे। क्लियर है बात? मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाता हूं आपको, ये घूर्णन अक्ष है और ये है आपका कोई दृढ़ पिंड, ठीक। यहां एक कण ले लो आप A और दूसरा कण ले लेते हैं यहां P। जब इस पर आप बल लगाएंगे तो ये क्या करेगा? घूम जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा। तो A वाला तो ये वाला हिस्सा यहां है, A कहां पहुंच गया? ये यहां से ये A डैश हो गया और ये यहां से P डैश हो गया। ये देखिए A डैश और ये P डैश। तो ये एंगल कितने का आया? थीटा का। तो ये कोणीय वेग कितना निकला इसका? ओमेगा। ओमेगा कोणीय वेग है, कोणीय वेग है। इकाई समय में घूमे गए कोण को, पिंड द्वारा इकाई समय में घूमे गए कोण को कोणीय वेग कहते हैं और उसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से दिखाते हैं या डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये वाले पार्टिकल को देखिए आप कहां से कहां तक गया है? ये P से P डैश तक, ठीक। और ये वाला कहां से कहां तक गया? A से A डैश तक। ये P से P डैश तक यहां कितना एंगल बना रहा है? थीटा। और A से A डैश तक एंगल कितना बन रहा है? थीटा। किस समय में? T समय में। तो प्रत्येक कण का कोणीय वेग एक समान होगा। एंगुलर वेलोसिटी A और P का, दोनों पार्टिकल का सेम होगा। बट अब अगर मैं कहूं कि यहां से लेकर के यहां तक, इसको O मान लो आप, तो OA इज लेस देन OP है, OA इज लेस देन OP होगा। तो ये जिस सर्कल में आप इसको रोटेट करवाएंगे उसका त्रिज्या ज्यादा है और इसका त्रिज्या कम है, मान लेते हैं। सोचिए आप, ये एक एक्सिस है और ये आप हो, और मैं आपसे बोलता हूं कि इतने दूर में आपको तेजी से घूमना है। पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं घूम पाएंगे आप। लेकिन अगर मैं काफी दूर से इसके चारों ओर घूमने बोलूं तो आप अच्छा स्पीड ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हर एक कण का कोणीय वेग समान होता है, रेखीय वेग अलग अलग होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रेखीय वेग अलग अलग क्यों हो गए? थोड़ा सा फॉर्मूला भी बता देते इसका। ये तो समझ में आ गया कि ये जो पास वाला रहेगा ये इसके चारों ओर ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाएगा, जबकि ये ज्यादा तेज दौड़ सकता है। तो क्या होगा? तो मान लेते हैं A और A डैश और P और P डैश, ये दो कण पे बात करते हैं। दोनों ने कितना कोण बनाया? थीटा। तो ओमेगा कितना आएगा? थीटा बाई T आएगा, ठीक है। अब अगर मैं थीटा का मान पूछूं आपसे इस सर्कल के लिए तो आप क्या बोलेंगे? ये जो एंगल होता है, एंगल जो होता है आर्क बाई रेडियस आएगा। एंगल कितना होता है? आर्क बाई
रेडियस होता है, आर कितना है पीपी डैश, और रेडियस कितने का ले लेते हैं इसको आर का, तो पीपी डैश कितना के बराबर आ गया, थीटा आर के बराबर आया। और वेलोसिटी अगर निकालूं मैं यहां से यहां तक का एक बहुत कम समय के लिए, टी समय के लिए, तो आप क्या बोलेंगे, v यानी कि लीनियर वेलोसिटी, रेखीय वेग v बराबर क्या निकल के आएगा, पीपी डैश बाई टी। पीपी डैश का मान कितना निकाले हैं आप, थीटा आर बाई टी। इसको अरेंज करिए, थीटा बाई टी इंटू आर, थीटा बाई टी क्या हुआ, ओमेगा, तो ये आ गया v इक्वल टू ओमेगा आर। क्या समझ में आया, जितना अक्ष से दूर बढ़ेंगे आप, रेखीय वेग उतना बढ़ते जाएगा। अब अगर मैं कहूं कि कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, ज्यादा फोर्स लगाते गए तो तेज घूमना शुरू कर दिया ये, तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं, है ना। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहा जाएगा। ठीक, यहां लिखता हूं, चलिए इसको हटाता नहीं, इसको रहने देता हूं। अब मैं बात करता हूं कोणीय त्वरण की, एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर एक्सेलरेशन कहने का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, इसको अल्फा से दिखाते हैं। तो ये मान लेते हैं t1 टाइम पे आपका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 और t2 टाइम पे आपका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2, तो परिवर्तन कितने का आएगा, चेंजेस कितने का आएगा। देखिए आप क्या बोल रहे हैं, t1 टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 और आफ्टर टाइम t2 ये ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और ये t2 माइनस t1। क्लियर है बात। अब ये ओमेगा 2 कितना होगा, चूंकि हम जानते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो v2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू ओमेगा 2r। सर्कल तो वही रहेगा, स्पीड बढ़ेगा या स्पीड चेंज होगा, तो यहां कितना आ गया v2r। उसी प्रकार ये कितना हो जाएगा v1r, और बाई t2 माइनस t1 को मान लेते हैं t आया, तो अल्फा की वैल्यू बताइए। देखिए v2 माइनस v1 बाई t और r, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो v2 माइनस v1 बाई टी की जगह a आ जाएगा और a इज इक्वल टू अल्फा r निकल के आया। ये काफी सिंपल फॉर्मूले हैं और इसको आपने अपने क्लास 11th में देखा भी है, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता दिया इसको आपको, शायद ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे निकल के आया, ये कैसे निकल के आया। और कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखेंगे आप कि ये घूर्णी गति में आपके जो इसके पार्टिकल्स हैं वो कैसा गति करते हैं, वृत्तीय गति करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं, और एक्सिस से जितना दूर रहेंगे ये, उनका रेखीय वेग लीनियर वेलोसिटी उतना ज्यादा होता है, इसको भूलना नहीं है। ये पास में है तो इसका लीनियर वेलोसिटी कम, दूर में है लीनियर वेलोसिटी ज्यादा। क्यों ज्यादा, क्योंकि v इज इक्वल टू ओमेगा आर। कैसे आया, तो ऐसे आया, देखिए। ठीक, चलिए अब चूंकि ये मोशन की बात कर रहे हैं आप, कौन से मोशन की, रोटेटरी मोशन की, तो 3 इक्वेशन बनेंगे रोटेटरी मोशन के। एक इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशंस ऑफ रोटेटरी मोशन कह दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेटरी मोशन क्या बन के आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। दूसरा इक्वेशन क्या बन के आएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी, और यहां हो जाएगा 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा तीसरा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ये 3 इक्वेशंस है। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे इसका डेरिवेशन आप लोग को बता देंगे। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।